जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम नंबर्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो 4 वीडियो डाले हैं उसमें सभी कॉन्सेप्ट पूरे हमने कंप्लीट कवर किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो लगभग रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको खान जीएस रिसर्च सेंटर्स के जो पढ़ाते हैं वहाँ से मैंने लिया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है इसके अतिरिक्त हम लोग जो सीजी व्यापम या फिर सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन होगा उसको भी इसी पैटर्न में सॉल्व करते जाएंगे। तो हम अभी जो सीरीज़ चला रहे हैं, जैसे अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम में सभी टॉपिक आएंगे। डिवाइड है, यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, एचसीएफ एलसीएफ जो भी है वो सभी आएंगे और पहले कंसेप्ट बता के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। यही हमारा एक पैटर्न रहेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n अंडर रूट एन क्या है, ठीक है। n यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट क्या है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, और नेचुरल संख्या क्या होता है तो 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक, ये हमारे हैं नेचुरल संख्या, ठीक है। अब इस नेचुरल संख्या को किसी भी एक को हमें इस n की जगह लेके देखना है, ठीक है। इस n की जगह लेके देखना है। मान लेते हैं पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा। क्या? यदि अंडर रूट n है तो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा। इस अंडर रूट n के स्थान पर, ये जो अंडर रूट n लिखा है इसके स्थान पर हमें है ना, ये अंडर रूट n है, इसके स्थान पर हमें कोई भी वैल्यू रख के देखना है। और बोला क्या है, वह हमेशा एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, ऐसा इसका मानना है, इसका एक कथन है। प्राकृत संख्या का मतलब ये होता है कि कोई भी जो संख्या है ना, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, वह हमेशा एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होना ये आवश्यक नहीं है। नहीं इसलिए है कि यदि हम 2 रख लेते हैं इसके अंदर तो ये कभी रूट से बाहर नहीं आएगा, है ना। यदि हम इसके अंदर 2 रख लेते हैं तो वो कभी रूट से बाहर नहीं आएगा और ये आपका एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से ये वाला कथन गलत है। अगले में चलते हैं, यह एक परिमेय संख्या होगा। यह एक परिमेय संख्या होगा, गलत है। यदि हम 2 रख देते हैं तो वो तो क्या बन रहा है देखिए, है ना, ये तो हमारा इर्रेशनल नंबर बन रहा है, तो ये भी गलत है। थर्ड बोलता है, यह हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा अपरिमेय नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं कि 2 ही को रखना है। यदि मैं इसके जगह 4 को रख दूं तब तो ये फिर 2 आ जाएगा, और 2 हमारा एक परिमेय संख्या है, तो हमेशा एक अपरिमेय भी नहीं आएगा, कभी परिमेय आएगा कभी अपरिमेय आएगा। तो जहाँ हमेशा लिखा है उसको तो आप काट ही दीजिए। लास्ट है, या तो एक प्राकृत संख्या होगा या एक अपरिमेय होगा, ठीक है। तो ये अपरिमेय भी हो सकता है, और ये देखिए अपरिमेय भी होगा और प्राकृत भी होगा। तो ये हमारा ये वाला सही है, ठीक है। यह क्लास उन लोग को समझ आएगा जो शुरू से ये लेक्चर देख रहे होंगे कि प्राकृत संख्या क्या है और बाकी संख्याओं क्या है, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ये बिल्कुल सही है ना, ये आपका बिल्कुल सही है। मैंने जब भाज्य आपको पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इसका रीज़न हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था, जिसको यदि वो जो वीडियो इस बार को, जो हमारे ऐसे लोग होंगे जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2, है ना, प्राइम नंबर के लिए कम से कम हमारा 2 फैक्टर होना अनिवार्य है, ठीक है, प्राइम के लिए। और इसी प्रकार कंपोजिट के लिए हमारे 2 से अधिक फैक्टर होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन एक का
केवल एक ही फैक्टर होता है, वो है केवल 1। ना तो उसमें 2 फैक्टर है, ना ही 3 फैक्टर है, तो एक ना भाज्य है और ना ही भाज्य, तो ये सही है। 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये भी सही है। 0 जो है ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हम जो सही नहीं है उसको निकाल लेंगे लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं यदि P Q सम है ना, यदि P इंटू Q सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। P Q यदि सम है तो P और Q हमेशा सम होंगे। चलिए इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा है P Q। ठीक है, P Q का जो वैल्यू आएगा वो सम है, इनका कहने का मतलब ये है। अब सम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, वो मैं कंडीशन आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में, यह और देख लेते हैं। इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, है ना, इवन, और इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन। ठीक है, ऐसा होता है। अब क्या बोल रहा है, P और Q हमेशा सम होंगे, क्या हमेशा सम होंगे ज़रूरी है? नहीं, एक इवन भी हो सकता है, एक ऑड भी हो सकता है, दोनों स्थिति में आपका आंसर इवन ही आएगा। तो इसके हिसाब से ये हमारा गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या सही नहीं है यही बताना है, तो यही आंसर हो जाएगा। नीचे देखते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है, क्योंकि जो नंबर रूट से बाहर नहीं आता वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये भी सही है। प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सही है। ठीक है, और हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, गलत है। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट सकते हैं, वास्तविक मतलब रियल संख्या को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है हमारा रैशनल, है ना, रैशनल, दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्या है हमेशा एक प्राकृतिक नहीं होता, वो अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। ठीक है, तो 2 हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है, हर पूर्णांक एक वास्तविक होता है, ये सही है। हर पूर्णांक एक वास्तविक होता है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम फिर से पूर्णांकों में डिवाइड करते हैं, तो ये सही है। दूसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक होती है, ये भी सही है। परिमेय संख्या देखिए, ये रैशनल नंबर है ना, और ये रियल नंबर है ना, ये रैशनल है, ये रियल है, तो प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है, जो प्रत्येक परिमेय है वो वास्तविक होगा, बिल्कुल सही है ऐसा। ठीक है, यदि किसी को इसे समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो पिछले का वीडियो आप देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है, यदि x धनात्मक, ये भी को हम सम कर लीजिएगा, ये सम होगा, है ना, सम। ठीक है, यदि x सम पूर्णांक है और y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है, तो आंसर क्या आएगा? देखिए क्या बोल रहा है, x धनात्मक है तो x धनात्मक हो गया और माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस XY, तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे एक आप वो देख लीजिए कि किसमें इंटू होने के बाद आपका सम और विषम बनता है। ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ समझ लीजिएगा। ये देखिए, इवन इंटू इवन, है ना, इवन इंटू इवन आपका इवन होगा। ठीक है, इवन इंटू ऑड आपका इवन होगा। ठीक है, और क्या बोला है, x धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए, यदि धनात्मक ऋणात्मक तो हम बाद में समझेंगे, पहले इवन और ऑड मिलके इवन बनता है ना, तो वो चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे, ये जो वैल्यू है वो सम में आएगी। तो हमारा सम कहाँ लिखा है? सम हमारा लिखा है ये इवन इंटीजर। और मैं पहले बता चुका हूँ कि सम हमारा माइनस में भी रहता है और प्लस में भी रहता है। ठीक है, सम यदि 2 एक सम संख्या है तो -2 भी एक सम संख्या होगी। जैसे 2 जो है यदि सम संख्या है, इवन है, तो 2 भी एक इवन है, मतलब 2 पॉजिटिव वाला इवन है और माइनस वाला भी इवन ही है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये होता है, इसमें रैशनल नंबर हो सकता है ना, रैशनल नंबर। यदि आपका ये ऑप्शन में नहीं रहता इवन इंटीजर, तो हम इस संख्या को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं,
है ना। इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इवन और इसमें ऋणात्मक या फिर इंटीजर से पूछा गया था, पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ फिलहाल इवन इंटीजर लगाएंगे। लेकिन हम यहाँ रैशनल नंबर भी लगा सकते थे यदि इवन इंटीजर नहीं रहता तो, है ना। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस कम रहेंगे, तो ये विलोपित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों आंसर बैठ रहा है। यदि पूर्णांक की दृष्टिकोण से देखेंगे तो इवन संख्या आएगी, है ना, इवन इंटीजर। लेकिन ओवरऑल यदि हम नंबर सिस्टम की बात करें तो x माइनस वाई यदि पूर्णांक है तो उसको हम रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, हम उसको रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसी भी दो परिमेय संख्या, है ना, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्याओं की परिमिति संख्या होती है। मतलब देयर इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर। ये परिमिति का मतलब होता है फाइनाइट, मतलब किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच एक सीमित परिमेय संख्या होती है। ये गलत बात है, अनंत होती है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये अनंत होती है। तीसरा क्या कह रहा है, किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं अनंत होती है, ये सही है दूसरा। तीसरा क्या बोल रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की एक परिमिति संख्या होती है, ये भी गलत है, इसमें भी एक अनंत होता है, ठीक है। ये हो गया पुराना। यदि आप लेक्चर कवर किए होंगे तो आपसे सारी क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन यदि आपने लेक्चर पुराने कवर नहीं किए हैं तो शायद आपको कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्या सही है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा चार्ट बता देते हैं। ये है रियल नंबर है। रियल के बाद हम इसको दो भाग में बांटते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इररेशनल, ठीक है, रैशनल और इररेशनल। अब इस रैशनल को हम क्या बांटेंगे, आपका नेचुरल नंबर होगा, है ना, ये आपका होगा फिर आपको होल नंबर होगा और आपका इंटीजर नंबर होगा। तो पूछा क्या है, देखिए, प्रत्येक पूर्णांक मतलब ये z वाला एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि ये रेशनल का ही भाग है, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा क्या बोलता है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक होती है। इसी देखिए, अब ये परिमेय संख्या होती है ना, ये रैशनल नंबर वास्तविक होगा, सही बात है, क्योंकि रियल का ही पार्ट है, रियल का ही सब ग्रुप है, तो ये ऐसे, ठीक है, ये रियल होगा, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है। 110 तक की विषम संख्या, है ना, 110 तक की विषम अभाज्य। देखिए, जब हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की बात आती है p की, तो हम 2, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा डॉट करके लेते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है आपको 110 तक की जितनी भी प्राइम संख्या आती है वो आपको लेना है, ठीक है। लास्ट होगा आपका 97, ठीक है, ये होता है 97 है और 101 भी होगा, ठीक है, ये आपका 110 तक हो जाएंगे। तो इसमें आपको विषम अभाज्य बोला है, और अभाज्य में एक सम संख्या होता है 2, इसको नहीं लेना है, बाकी आपको विषम को इंटू करना है। आपको पता है, यदि विषम संख्या में यदि 5 है, ये विषम संख्या में यदि 5 है, उसके बाद आप किसी भी विषम संख्या से, कितने भी विषम संख्या से आप उसको गुना कर लीजिए, लास्ट के जो इकाई अंक है वो 5 ही आता है। गुना करके देख लीजिए, 5 से 15 और इस 15 आ गया और इकाई अंक फिर 5 आ गया, इस 5 को फिर 7 से गुना कर दिए तो 7 पंचे 35, 35 आ गया, 35 का लास्ट आप फिर 5 ले लीजिए तो 9 पंचे 45, 45 का 5 लीजिए, 5 एकम 5। देखिए, इस प्रकार आप कितने भी अभाज्य संख्या इस दुनिया में जितने भी हैं, उसको यदि आप जो 5 के साथ गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा, तो ये 5 आएगा आंसर, ठीक है, ये 5 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, x का मान जिसके लिए x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्याएं होती है। हम अब कुछ अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। अब नीचे जो मान रखे उसको हम रख के देखते हैं, क्या 0 हमारा अभाज्य संख्या है? नहीं है, हमको उसको तो हम ऐसे ही काट लेते हैं,
काट दिए। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद बचता है 2 और 101, तो दोनों हमारी अभाज्य संख्या है। पर अब इसको हमको रख के देखना है कि इसने डिफरेंस में, तो सबसे शॉर्ट डिफरेंस होता है 2 का। यदि x की जगह यदि मैं 2 रखूँ तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 होगा हमारा 3, जो हमारा अभाज्य संख्या है। उसके बाद x प्लस 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x की जगह 2 है ना, ये हो जाएगा 5। तो 2, 3, 5 हमारे अभाज्य संख्या है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2, 3, 5 हमारे अभाज्य संख्या है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। 3 अभाज्य संख्या है और उसका योगफल जो है वो 100 है। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है और इसका योगफल 100 है। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्या में से एक संख्या है। 3 अभाज्य संख्या देखिए, योगफल 100 बोला है ना, मतलब किसी न किसी स्थान पर, जैसे मैं यहाँ पे अभाज्य संख्या रखते हैं, यहाँ पे ऐसे, इसको टोटल करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला है, तीनों अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। अब योगफल कब 100 आता है, जब कहीं ना कहीं आपके अभाज्य संख्या में सम संख्या हो, और हमारे अभाज्य संख्या में सम केवल एक ही है, वो है 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, किसी दूसरे कलर से लेते हैं, इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है ये वाइट में। ठीक है, तो 2 होगा, ये हो गया 2। उसके बाद 2 संख्या हमको देखना है। उसके बाद बोला क्या है कि इनमें से एक जो संख्या है ना वो दूसरी से 36 अधिक है। हमको तो एक संख्या मिल गया 2 है, हमको एक संख्या मिल गया कि वो 2 होना तय है। ठीक है, क्योंकि वो सम संख्या है अभाज्य में। अब बोल रहा है यदि x को यदि हम x मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं x प्लस 36। ठीक है, इसको मान लेते हैं x प्लस 36, इसको मान लेते हैं x प्लस 36। अब हमारे पास इक्वेशन आ गया x ये हो गया x प्लस 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 100 ये होता है 2x प्लस 38 इक्वल टू 100। ठीक है, अब माइनस प्लस करके देख लीजिए तो हम x की वैल्यू आ गई हमारी 31 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू जो है वो 31 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू जो है 31 आ जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन 31 कहीं भी नहीं है। देख एक वैल्यू तो आ गई आपकी 2, दूसरी आ गई x जो 36 है। तो यदि इसमें 31 प्लस कर देते हैं, इस जो 36 में 31 प्लस कर देते हैं तो ये 37 67 हो जाता है। पर हमारे पास 60 ना तो 67 ऑप्शन में है, ना 2 ऑप्शन में है, ना 31। हमारे पास 3 संख्या क्या आ गई, एक 67 और 2। तो इन तीनों में से हमारे पास ऑप्शन में कोई नहीं है। 17 है, 29 और 43 है, तो नन ऑफ दिस अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस अबव। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति है। अशांत पुनरावृत्ति है, तो अशांत पुनरावृत्ति देखें, टर्मिनेटिंग दशमलव में क्या होता है, टर्मिनेटिंग दशमलव में आपके n जो है 2n के फॉर्म में रहेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, है ना। अशांत लिखा शांत हो जाएगा। या फिर इन की वैल्यू जो है mm हो जाएगा तो भी अशांत हो, तो भी वो शांत हो जाएगा, मतलब टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर n की वैल्यू जो है m इंटू 2n के पावर के फॉर्म में रहेगा तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो भी वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन आप सभी ऑप्शन में देखेंगे आपके पास यहाँ पे आपको 3 इंटू 2 के फॉर्म में है, यहाँ पे n का कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका अशांत पुनरावृत्ति हो जाएगा। बाकी में आप देखेंगे तो किसी में 5 है, किसी में 2 का आपका स्क्वायर या फिर आपको रूट मिल जाएगा। ठीक है, आपका जोड़ी बनता दिख जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको इस क्वेश्चन पर विचार करना है। विचार ये है कि 2 पूर्णांक दिया गया है p और q जो 1 से बड़ा है। 2 पूर्णांक दिया गया है p और q जो 1 से बड़ा है, जो कि सापेक्ष अभाज्य मतलब रिलेटिव प्राइम नंबर है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन को आप बनाना है।
पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है। पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या हो सकती है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। बोथ पी एंड क्यू भाज्य हो सकती है, दोनों भाज्य हो सकती है और दोनों अभाज्य भी हो सकती है, ये भी सही है। पी और क्यू एक अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है, ये भी सही है। ठीक है, रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है कि दो भाज्य, एक अभाज्य हो सकता है, एक भाज्य हो सकता है ना। देखिए पहले के हिसाब से 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, इस सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से ये 8 और 9 हो सकता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, है ना। को रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 हो और भाज्य अभाज्य कोई भी हो सकता है, तो ये 3 8 ये ऐसा। ठीक है, चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं। 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, 3 नंबर जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, ऐसे हैं जैसे कि पहला 2 गुने का 286 और अंतिम 2 का गुणनफल 770 है। 3 संख्याओं का योग क्या होगा? तीनों संख्याओं का मतलब तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? ये इस प्रकार है, देखिए a इंटू बी इंटू सी है ना, a इंटू बी इंटू सी है। 3 नंबर है, 2 सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। इन दोनों को यदि हम गुना करते हैं तो हमको मिलता है 286। वापस बी और सी को गुना करते हैं तो हमको मिलता है 770, है ना। तो हमारा एचसीएफ यहाँ बी हो गया, यही हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। एचसीएफ हमारा बी होगा, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब ये कुछ इस प्रकार है, ए इंटू बी यदि और बी इंटू सी, तो बी और बी को हम ऐसे काट सकते हैं, ए इंटू सी, इस प्रकार के फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा ए अपॉन सी के रूप में आ जाएगा। तो ए अपॉन सी के रूप में कैसे आएगा, तो 286 अपॉन 770, 286 अपॉन 770। यदि आप इसको काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 22 बार में कटेगा, ऊपर का 13 बार में और ये आपका 35 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऊपर का 22 बार में और नीचे का 35 बार में आंसर कट जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अंतिम के 2 गुणन मतलब तीनों अभाज्य संख्याएं निकालना है आपको। तीनों आपको निकालने हैं, सहभाज्य है ना, अभाज्य नहीं, सहभाज्य है। तो तीनों आपको सहभाज्य निकालना है। बी की वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे? यदि आपको 13 की वैल्यू निकाल गया तो बी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। हमको ए और सी की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये हमारा ए और सी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको पता है ए इंटू बी बराबर 286 है। ठीक है, 286 है। हमको ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्या है? 13। ये कितने बार में कट गया? ये हमारा 22 बार में कट गया। ठीक है, तो हमको ये हमारा बी निकल गया। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों कैसे जोड़ेंगे? एक 13 है, एक 35 है और एक 22 है। तीनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 70 और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि m है ना 0 से लेके 50 तक के बीच की अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, और n जो है m से 50 से लेके 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है, तो m माइनस n। चलिए, m जो है 0 से लेके 50 तक, तो 0 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 0 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। ये मैंने आपको पढ़ाते बता दिया था, आपको याद करना था इसको। ठीक है, और n जो है 50 से लेके 100 तक, है ना, 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या है। तो 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है हमारे पास? 10 अभाज्य संख्या। टोटल 1 से 100 तक 25 है। ठीक है, तो हमको m माइनस n दिखाना, तो m माइनस n बराबर हो जाएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ये 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x, y और z, है ना, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। x, y और z जो है अभाज्य संख्या है तथा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 38 है। तो x प्लस वाई
प्लस जेड इज इक्वल टू 38। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक सम आया है ना। और सम कब होगा? जब हम अभाज्य संख्या में 2 को ऐड करेंगे। मान लेते हैं जेड की वैल्यू 2 है, प्लस हमको एक्स और वाई निकालने हैं, ठीक है। तो यदि इसको इस सेट ले जाते हैं तो ये 36 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 36। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अब 36। अब ऐसी कोई दो संख्या सोचिए, और कैसा संख्या सोचना है? अभाज्य संख्या सोचना है जिसका जो है एडिशन 36 हो, जिसको हम जोड़ने पर 36 आ जाए। तो क्या 31 जो है अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है? तो इन दोनों मिलकर 36 हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा? x की अधिकतम वैल्यू क्या हो गई? 31, क्योंकि हमारे पास 3 संख्या मिली है, 31, 2 और 5, ये हमारे अभाज्य संख्या मिले हैं। सबसे बड़ा अधिकतम बोले तो अधिकतम हमारे पास है 31, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये मैंने एग्जाम में बता दिया है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। अब इसको 13 से विभाजित करते हैं, तो और आपको शेषफल बताना है। तो 13 से भाग करके देख लीजिए, है ना। 13 से भाग करके देख लीजिए, 13 से भाग करके देख लीजिए। ये होता है 13 91 कितने बार लग जाएगा? 13 आपके 91 कितने बार लग जाएगा? 13 इंटू 7, है ना। तो ये आपका 7 बार में जाएगा, 91 बच जाएगा आपके पास 10 रिमाइंडर, है ना। रिमाइंडर क्या होता है? शेषफल। यदि जिससे भाग दे रहे हैं उससे कोई कम आ गया वैल्यू तो उसको हम रिमाइंडर मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। इसका उत्तर आ जाएगा 10। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें से पहली 3 गुणनफल 385 है और अंतिम का 3 गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, इसमें आप 2 को नहीं ले सकते, है ना। यदि अभाज्य संख्या में यदि आप 2 को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाएगा 5 के साथ मिलने पर। तो इसमें 2 नहीं लिया गया है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? पहले 4 क्रमागत संख्या है, आरोही क्रम में है। तो यदि ये कुछ क्वेश्चन जो है वो याद करने वाली है। तो ये देख लेते हैं, मैं कार आरोही क्रम में ले रहा हूँ 4 को। तो ये हो जाएगा 5, 7, 11 और 13, 5, 7, 11 और 13, ठीक है। तो बोल रहा है कि उनमें से पहली 3 का गुणनफल, इतने का गुणनफल, है ना, 385 है, और लास्ट के 3 का गुणनफल इतना, ये है आपका 1001 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी है 13। तो सबसे बड़ी संख्या है 13, है ना। अभाज्य संख्या में सबसे बड़ी संख्या है आपका 13। या इसको और किस विधि से निकाल सकते हैं, या फिर इसको और कैसे निकाल सकते हैं? तो 385 अपॉन 1001। अब इसका आप SCF निकाल के काटेंगे तो ये जाएगा 77 से 5 बार और ये होगा 77 से 13 बार। तो इसमें बड़ा संख्या क्या आया? 13। तो इसके हिसाब से भी आप इसको आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 धनात्मक संख्याओं का योग जो है 14 है। 2 धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उसके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है। उसके वर्गों के मध्य का अंतर 56 है। तो हमको वैल्यू निकालना है, हमको इसमें वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 2 धनात्मक संख्या है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू कितनी है? 14। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है? उनके वर्गों के मध्य अंतर है आपका 56, मतलब a² माइनस b² बराबर 56। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 56। हमको a प्लस बी की वैल्यू पता है 56, तो ये इसको 56 के हम पुटअप कर देते हैं। सॉरी, a प्लस बी की वैल्यू हमको पता है 14 है,
है ना। ए प्लस बी की वैल्यू हमको 14 पता है। अब ये जो 14 है इस साइड जाके यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 चौक 56, मतलब ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई 4। अब हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी का आंसर निकालना है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये 14 है और ये 4 है। ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2a निकल आया और ये हो गया 18। एक की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 9, ए बराबर हमारे पास आ गया 9। तो यहाँ देखिए, ये एक समीकरण 1 में देखिए, टोटल ए और बी मिला के 14 है और ए की वैल्यू 9 आ गई, तो बी कितना होगा कि 14 आ जाए, तो 9 5 14 होता है, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 5। हम ऐसा निकालना भी सीखिए, है ना। सीधा फिर ए की वैल्यू को ए रखेंगे, फिर बी को पक्षांतर करेंगे 9 को, फिर 14 में 9 घटाएंगे, फिर 5 आएगा। इससे अच्छा स्मार्ट वर्क करना सीखिए। अब यदि यही रख के देख लीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 9 है और हमको 14 लाना है, तो 1 से अपना गिनती चले जाइए, 10 11 12 13 14 ऐसा करके, तो 5 बार में गया तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 9, है ना, और बी की वैल्यू हो गई 5। अब लास्ट में क्या बोला है, इसके वर्गों का योग बोला है, इसके वर्गों का योग बोला है। तो इसके वर्ग क्या होंगे, ये 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग हो जाएगा 81 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 6, 8 और 2 10, 106। इसका आंसर है 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, यदि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है। सेम वैसे क्वेश्चन जो ऐसे भी किए हैं, है ना। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है, तो ए माइनस बी बराबर 6। अब इसके वर्गों का अंतर ए माइनस बी माइनस 60 है। ठीक है, अब इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, ए माइनस बी हमको पता है 6 है, तो 6 को यदि इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 10, मतलब हमको ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास दो वैल्यू है, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू, ये 6 है और ये 10 है। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल कर दीजिए, यहाँ बचता है फिर से 2a बचता है और ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, ये हो जाए, ए की वैल्यू हो जाएगी 8, ए की वैल्यू हो जाएगी 8, ए की वैल्यू हो जाएगी 8। तो बी की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू यदि 8 है तो बी की वैल्यू 2 होगा। तो किसी भी मान में आप रख के देख लीजिए, यही रख लीजिए, है ना, यही रख लीजिए। जब ए प्लस बी दोनों 10 होते हैं, जैसे ए प्लस बी है, दोनों मिला के 10 होते हैं, तो यदि हमको ए 8 पता है तो बी 2 ही होगा, तभी ना 10 होगा। ठीक है, ऐसा हो गया। अब लास्ट क्या बोलता है, इनके घनों का योग ज्ञात करना है। अब इसके घन निकालने होंगे, तो 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, तो 8 का क्यूब होता है आपका 512 प्लस 2 का क्यूब होता है 8। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 520। यही हमारा आंसर है, ये डी नंबर, आंसर नंबर डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एन जो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101 है, ये है 101। ठीक है, ये है 101। यदि हम इसको 13 से भाग देते हैं, ऐसी क्वेश्चन एक बार और देखिए क्या पहले, जिसमें 10 आ रहा है रिमाइंडर, इसमें 10 आ रहा है रिमाइंडर, है ना। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो गया हो, तो इसमें रिमाइंडर को लेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, इसमें रिमाइंडर मिलेगा 10। ठीक है, तो ये आंसर होगा 10। ये शायद एक ऐसा क्वेश्चन और देख लिए, शायद रिपीट हो गया होगा, शायद ऐसा क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे और कहीं से क्वेश्चन आता है तो हम देख लेंगे। हाँ, ये एक क्वेश्चन जो है ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 100 तक के सभी विषम अभाज्य संख्याओं को जब हम एक साथ गुना करते हैं, है ना, 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुना किया जाता है तो इसका इकाई क्या होगा। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इकाई संख्या को हम गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा हमको, है ना। 100 तक की विषम अभाज्य को गुना करेंगे तो हमको 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
x का मान जिसके लिए x x2 4 और x+4 सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो x का मान क्या आएगा? क्या x, देखिए पहले तो x एक अभाज्य होना चाहिए, तो क्या हमारा 0 अभाज्य है? नहीं। एक अभाज्य है? नहीं। बच गए हमारे 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। 2 रख के देखते हैं तो x की वैल्यू 2 तो आ जाएगी, लेकिन x+2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, जबकि 4 हमारा कंपोजिट नंबर है ना, तो 2 भी नहीं होगा। तो हमारा लास्ट बच जाता है 3। मान रख के देख लीजिए, x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x+2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 2 5, ठीक है। और x+4 आ जाएगा, तो 3 और 4 3 हो गए 7। तो हमारा ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप एग्ज़ाम हॉल में ऑप्शन मेथड से बना सकते हैं, या फिर जैसी ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे तो आप जल्दी छांट पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सकारात्मक पूर्णांक को, ठीक है, एक सकारात्मक पूर्णांक को अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है, यदि यह स्वयं एक के अलावा किसी भी सकारात्मक पूर्णांक से विभाज्य नहीं है, ठीक है। p एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है, तो p की वैल्यू क्या है? तो हमको 5 से अधिक, देखिए इतना सारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं था, है ना। इसमें बस इतना ये बताया गया है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, इतना ही बताया गया, बाकी कुछ नहीं इसमें। अब यहाँ हमारी काम की बातें हैं, ये देखिए इससे p एक अभाज्य संख्या है जो 5 से अधिक है, तो p² - q का आपको आंसर देना है। चलिए ठीक है, तो 5 से अधिक अभाज्य कौन से होगा? 7, 11, 13 और 17, ऐसे बहुत सारे होंगे। अब हमको मान रख के देखना है, चलो हम 7 ही रख के देख लेते हैं, p² 1 में, है ना। तो 7 7 करते हैं 49, यदि 7 रखते हैं p की जगह तो ये हो जाता है 49 - 1 = 48। 48 क्या वो 6 से डिविजिबल है 48? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ठीक है। ऑलवेज डिविजल बाय 6 एंड ऑलवेज डिविजल बाय 6 में और नॉट बी डिविजल बाय 12, तो ये भी से ऐसा नहीं है, 6 से डिवाइज होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद बोलते हैं ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजल बाय 22, है ना, 24। तो ऐसा भी नहीं है कि वो 12 से डिवाइड होगा और 24 से होगा या नहीं होगा, ये तो 24 से भी हो रहा है। थर्ड कंडीशन बोल रहा है कि वो 12 से तो हो जाएगा, है ना, लेकिन 24 से होगा कि नहीं होगा ये उसको कंफर्म नहीं है, तो ये तो 24 से भी हो रहा है ना, तो ये तो गलत है। हाँ, ऑलवेज डिविजल बाय 24, तो ये सही है। आप कुछ भी रख के देख लीजिए, है ना। जैसे आप 111 का करेंगे एक स्क्वायर तो क्या आएगा? 121 आएगा, ठीक है। 111 का जब आप स्क्वायर करोगे, माइनस करोगे, तो ये हो जाएगा 121 - 1, ये हो जाएगा 120, और 120 आपके 48 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? प्रपत्र मतलब K3K1 में हमें लिख देता हूँ, 3K+1 को हम बराबर कर रहे हैं 6m+1 के बराबर, है ना। जहाँ k और m आपका पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर में है। ये 3k है ना, मैं 3 को ऐसे ही बनाता हूँ, ये 3k है, इसको मिटा के फिर से बना देता हूँ, ठीक है। ये है आपका 3k है, ठीक है। तब इसको हम गुना भाग करके इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। इस 1 से ये 1 गया, ठीक है, इस 1 से ये 1 चला गया, बचेगा हमारे पास 3 से ये 2 गया, तो हमारे पास बचता है k बराबर 2m और 2। अब जिस संख्या से आप 2 देखिए, अब k और m यहाँ पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी आप 2 से किसी संख्या को गुणा करोगे तो हमेशा वो सम ही दिलाएगा। यकीन नहीं आता तो करके देख लीजिए, 2 को 1 के साथ कीजिए, 2 को 2 के साथ कीजिए, 2 को 3 के साथ कीजिए और 2 को 5 के साथ कीजिए। 2 को एक साथ करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है 2 को आप किसी के साथ गुना करो, वो हमेशा आपको रिजल्ट सम में देगा, सम में देगा। अब ऑप्शन देखते हैं, k इज़ ऑड, k एक विषम है। यदि हम m की वैल्यू कोई रखते हैं 1 2 3 जो भी है ना, यदि हमने 1 रखा तो भी सम आया, ये m की वैल्यू मान लेते हैं, m की वैल्यू मैंने 1 रखा तो भी सम आया, 2 रखा तो भी सम आया, 3 रखा तो 6 आ गया, 5 रखा तो 10 आ गया। तो क्या k विषम आया कि सम आया? k सम आया ना, तो विषम गलत है पहला।
के इज़ इवन, के सम है, ये बिल्कुल सही है, के एक सम है। ठीक है, उसके बाद के विषम और सम दोनों हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कभी दोनों सम नहीं होगा। दो जिसके साथ गुना करेगा वो सबको सम बना के छोड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई एक संभव नहीं है, ऐसा कोई रूप संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं, अभी तो करके दिखाए हैं, ये गलत हो गया। तो सही कौन सा है, बी है, बी है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि एन जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97। इसको 11 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आएगा, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं है। तो शेषफल आ जाएगा आपका 9, करके देख लीजिएगा, शेषफल 9 आएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक मिश्रित संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक मिश्रित संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, बिल्कुल सही है। संख्या और टेबल में आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हर पूरी मतलब होल नंबर है ना, होल नंबर में 0 से लेके चलता है, देख लीजिए, है ना, ये 0 1 2 2 2 3 4 ऐसा वाला 0 से। तो हर होल नंबर एक प्राकृत संख्या होता है, हर होल नंबर एक प्राकृत संख्या होता है। दिए गए कथन में कौन सा सही है, तो ये हर होल नंबर प्राकृत संख्या नहीं होता, क्योंकि प्राकृत ये होल नंबर W है ना। अब मैं प्राकृत संख्या बना रहा हूँ तो 1 2 3 ऐसे जाएगा, लेकिन होल नंबर में 0 भी है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। तो प्रत्येक हर होल नंबर प्राकृत नहीं हो सकता। यदि 0 को कंपेयर करेंगे तो वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। इस कथन के आधार पर सेकंड गलत है। तो हमारा सही कौन सा हो गया, केवल ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है P एक अभाज्य संख्या है जो 3 से अधिक है। ठीक है, P एक अभाज्य संख्या है जो 3 से अधिक है, तो p² को 12 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा। तो P एक अभाज्य संख्या जो 3 से अधिक है, तो 3 से अधिक प्राइम अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास, तो 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ठीक है, और p² को हम 12 से डिवाइड करते हैं, हम 5 ले लेते हैं p की जगह, तो 5² क्या होगा, 5² 25 होगा, और 25 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, 7 को ले लेते हैं एक बार, तो 7² करेंगे तो ये हो जाएगा 49, और 49 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, 36, 12 चौक 48, रिमाइंडर बचता है 1। तो हर स्थिति में हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, हर स्थिति में हमारे पास 1 बचेगा, आंसर आ जाएगा 1। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।